हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। तो आज हम बात करेंगे रिजाइन प्राइवेट सेक्टर में क्यों सबसे ज़्यादा डलते हैं और रिजाइन देने का बेस्ट टाइम क्या होता है, कितने टाइम तक एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सही रहता है जिससे कि एक्सपीरियंस अच्छा काउंट हो। उसके साथ साथ आपका जब रिजाइन देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता है और आप रिजाइन तो डाल देते हैं, बाद में दूसरी जॉब के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। क्रॉस क्वेश्चनिंग, अदर सेक्टर में रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और ज़्यादातर ये दिक्कत देखने को मिलती है जो फ्रेशर्स हैं जिनको अभी अवेयरनेस कम है, तो सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं, सर हमारी जॉब लगवा दीजिए, रेफरेंस दे दीजिए। चलिए, आज जॉब वगैरह इन सब पे बहुत बात होती है, उसके साथ साथ जॉब की जो एक पॉइंट है रिजिग्नेशन, रिजाइन का पॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और जानना जरूरी भी है कि एचआर पॉलिसी क्या बोलती हैं कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है रिजाइन देने के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कौन सा सही समय है रिजाइन देने के लिए, है ना, जानना बहुत जरूरी है। अगर इस चीज़ को आप नहीं जानेंगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं। वो मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी भी हो सकती है, कोशिश करता हूँ मैं जितनी शॉर्ट वीडियो बने, बट इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है ना जिसपे वीडियो शॉर्ट हो ही नहीं सकती, है ना, फिर तो वो एक रील्स हो जाएगी ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्यों सबसे ज़्यादा रिजाइन डलते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और मोस्टली रिजाइन सबसे ज़्यादा डलती हैं बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में, एनबीएफसी सेक्टर में, है ना। और उसके साथ साथ रिजाइन करने का सही समय कौन सा होता है ना, किस टाइम पे रिजाइन करना चाहिए, कॉर्पोरेट की एचआर पॉलिसी क्या बोलती हैं कि कितना टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन को देना बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए है। मैंने बहुत इस चीज़ के बारे में बहुत गहराई से रीड किया और बहुत सारे अपने जो सीनियर्स हैं उनसे एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मैंने सोचा कि यार अब तक तो सबके लिए जॉब कैसे दिलाते हैं, क्या कहाँ हायरिंग हो रही है, बट एक डिज़ाइन को लेके भी ऐसी वीडियो बनाई जाए कि अवेयरनेस हो जो भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए। और मेरे से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस हैं, उनको तो बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। ये मैं अपनी नॉलेज पे, जो मेरे नॉलेज बेस्ड है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मिस करेक्शन, कुछ मिस गाइड होता है तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। उस चीज़ को नेगेटिव और गलत तरीके से मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस बेस आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, जानना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिजाइन का, ठीक है, आज रिजाइन के ऊपर वीडियो। सबसे पहले सबसे ज्यादा रिजाइन क्यों डलते हैं, आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा रिजाइन डलते हैं हरासमेंट के केस में। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैंने स्टडी कर रहा था, मैं अभी जानने को मिला। हरासमेंट के केस में, या फिर बच्चा प्रेशर में आके, ठीक है, किसी सीनियर ने या टीम लीडर ने गलत बोल दिया, ज़्यादा प्रेशर आ रहा है उसको, और बच्चा ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टारगेट है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हरासमेंट पे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि सपोज मैं जॉब कर रहा हूँ किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, बैंक में ले लीजिए, बैंक में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे टारगेट दिया गया कि यार आपको 5 लाख की एफडी करनी है हेमंत, ठीक है। मैंने पूरा एफर्ट डाला बट शाम तक नहीं हो पाई। दिक्कत वो नहीं है, ठीक है, प्रेशर भी रहा दिमाग पे, कॉलिंग की 50 कॉलिंग, 20 कॉलिंग, कस्टमर से मिला मैं, ठीक है, बट शाम में अगर टारगेट नहीं हो पाता है तो अगर मुझे मेरा टीम लीडर हरास करेगा तो एज अ ह्यूमन बींग हमारे दिल पे वो चोट करती है ना। तो दिल पे जब चीज़ें उतरती हैं ना तो हम इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, हम तुरंत जाते हैं सिस्टम पे रिजाइन दे दिया, अब काम नहीं करेंगे, ईगो पे बात आ गई। तो सबसे ज़्यादा रिजाइन डलते हैं हरासमेंट के केस में, या हरासमेंट टारगेट प्रेशर को लेके, है ना। टारगेट तो चलो चलता है यार, प्रेशर लिख देते हैं यहाँ पे ना, प्रेशर को लेके, प्रेशर को लेके, और दूसरा हरासमेंट। तो वैसे भी आप कभी भी ऑफर लेटर पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट पॉलिसी पढ़ेंगे तो हरासमेंट का कोई सीन नहीं होता है। बट मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है और रियलिटी को जानना जरूरी है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, रियलिटी को जानिए। सबसे ज्यादा रिजाइन हरासमेंट को लेके पढ़ते हैं, क्योंकि हरासमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है शोषण करना या बहुत सारी चीजें नहीं। अगर आप किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात करते हो, वो भी तो एक तरीके से हरास हुआ ना। आप किसी की फैमिली पे चले जा रहा है, कोई सीनियर है, बॉस है, इंस्टेंटली एक आपको एक्सीडेंट बताता हूँ। एक्सीडेंट मीन्स, अभी एक कल मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर और लिंक्डइन पे,
ठीक है, तो बैंक का नाम नहीं लूंगा मैं, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट एक बैंक के सीनियर रैंक का अधिकारी, मतलब अधिकारी ओहदा इतना अच्छा, सीनियर रैंक का हेड, इतने गंदे तरह, और मैं आपको लोकेशन बताऊं तो वेस्ट बंगाल साइड की, इतने गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा था अपने ब्रांच मैनेजर्स को, बहुत सारी चीजें, और वो वीडियो होप से बहुत लोगों ने देखी होगी। तो अगर किसी भी बैंक का, प्राइवेट बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से अगर काम रहता है तो बंदा वहां टिकेगा ही नहीं, रिजाइन दे देगा। अब वो जब इंस्टेंट कोई रिजाइन पड़ता है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है, कहीं ना कहीं इश्यू जरूर क्रिएट होते हैं। बट अब जब कोई भी रिजाइन डाल रहे हैं, चाहे आप प्रेशर में आके डाल रहे हो या हरासमेंट के केस में डाल रहे हो, बट एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको 6 महीने नहीं हुए हैं, ठीक है, बिफोर, ठीक है, बिफोर 6 मंथ, 6 महीने अगर नहीं हुए हैं तो आप कभी भी कितना भी गालियां मिले, कुछ भी मिले, रिजाइन मत डालिए। ठीक है, आपके ईगो पे बात आ गई, सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ गई, लेकिन बिफोर 6 मंथ कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, और अगर कहीं अप्लाई करेंगे तो सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन होंगे, और फिर उस केस में जॉब नहीं मिलेगी, फिर आपसे ठग विद्या वाले काम किए जाएंगे। मतलब कोई आपको बोलेगा अरे हम आपकी जॉब दिला देंगे भाई, 5,000 रुपये दे दो, 20,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, और आप उस मतलब स्कैम में फंसते चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा ये फ्रेशर्स के साथ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि मैच्योरिटी उस टाइम नहीं आ पाती। स्टडी में देखो, पढ़ाई में हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, बट आप कॉर्पोरेट में जब आते हैं ना तो एक्चुअल में कुछ और होता है। ठीक है, तो चलिए, बिफोर 6 मंथ कभी रिजाइन मत देना, चाहे आप हरास का कोई केस आ जाता है, प्रेशर का कोई केस आ जाता है। लेकिन अगर आपको एक चीज और है, देखो, मैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर एक चीज आपने छोड़ दी है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी गर्ल्स है ना, कोई भी शादीशुदा लड़की है, कुछ भी, अगर आपके कैरेक्टर को लेके कोई बात आती है, या आपका लगता है कि यार ये तो मेरे साथ गलत डील हो रही है, अब मेरे चीज़ों के साथ गलत डील हो रही है, तो चाहे फिर वहां पे एक ही मंथ क्यों ना हुआ हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपका बेनिफिट, आपका फायदा उठाना चाहता है, यूज करना चाहता है, डियर गर्ल्स, तो तुरंत रिजाइन दे के निकल जाइए। फिर ये मत सोचिए कि 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ, 3 मंथ हुआ, नहीं। वहां पे अगर ऐसा होता है तो वहां पे इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा स्टार्ट होती है, और इंटरनल पॉलिटिक्स हर कॉर्पोरेट सेक्टर में है, ये रियलिटी है, हर कोई नहीं बताता है। ये चीजें ओपन करने की नहीं होती हैं, क्योंकि अंदर क्या काम चल रहा है वो चीजें, बट कुछ हिंट आपको जानना जरूरी है। इंटरनल पॉलिटिक्स जब स्टार्ट होती है तो दूसरा पॉइंट मैं ऐड करता हूँ। पहला पॉइंट होता है आपका प्रेशर हरासमेंट को लेकर, ठीक है, और बिफोर 6 मंथ कभी रिजाइन मत देना, ठीक है, और थोड़ा सुन लीजिए, सहन कर लीजिए। आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो 6 मंथ का, अच्छा मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस ठीक माना जाता है, आपको कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन रख लेगा। क्यों रख लेगा? क्योंकि आपने 6 मंथ गुजारे हैं, तो आपको 6 मंथ में इतनी चीजें तो पता चल जाएंगी यार, इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हैं, क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा। ठीक है, अब दूसरा, रिजाइन देने का सबसे बड़ा रीजन होता है इंटरनल पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स आप जानते हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक दूसरे से जलना, कि यार इसको इतना बोनस कैसे मिला, ये मेरे से प्रमोट, पहले कैसे प्रमोट हो गया, या हाँ प्रमोशन का हक मैं रखता हूँ, ये कैसे प्रमोट हो गया। इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होती है ना, अंदर ही अंदर जो कलीग्स में, या फिर कह लीजिए टीम में, ग्रुप में चलती रहती है ना, और इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और रिजाइन डालने का एक रीजन इंटरनल पॉलिटिक्स भी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर हो, एनबीएफसी हो, एफएमसीजी, एमएनसीज हो, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। और अगर इस तरीके से पॉलिटिक्स होती है तो वहाँ पे बच्चा नहीं टिक पाता है यार, है ना, उसको पता ही नहीं चल क्या रहा है। और वो किसी सीनियर से हेल्प लेने गया कि सर वो आई वांट दिस वर्क, मैं ये काम करना चाहता हूँ, सर मुझे थोड़ी हेल्प कर दीजिए। मतलब आई डोंट हैव टाइम यार, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हें बताऊँ, जाके सीख लो सिस्टम से यार, जब आता नहीं है तो दोस्त आए क्यों थे यहाँ पे काम करने, सीखना चाहिए था। तो इस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स को फिर आपस में पीठ पीछे बातें होने लगती हैं। यार हेमंत अभी आया हुआ है बैंक में, इतना काम कर रहा है, यार हेमंत अभी इस कंपनी में आया, इतना काम कर रहा है, ये तो हमसे ज़्यादा मतलब बोनस उठाएगा, ये तो हमसे ज़्यादा इंसेंटिव उठाएगा, ये तो हमसे पहले प्रमोट हो जाएगा। तो वो लोग आपके जो चुगली, जिसको एक वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में मैं भूल जाता हूँ, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ मैं, चुगली जिसको बोलते हैं ना, वो करने लगते हैं आपके
बॉस से चुगली करने लगेंगे कि सर वो तो पीठ पीछे आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा था, ये तो उसको शोभा नहीं देता, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें। अब अगर बॉस को ये चीज़, बॉस ने कभी एनालिसिस नहीं किया आपके बारे में, उसको लगा हाँ काम करता है अच्छा है, अब बॉस को कोई जाके माइंड भरता है आपके कि सर वो तो आपके बारे में ऐसे ऐसे बोला था, बॉस बिना डिसीजन लिए, यार मेरे ईगो पे वो कल का आया बच्चा मुझे ऐसे बोलेगा, तो वो आके आपको हरास करेगा और टारगेट देगा, प्रेशर देगा, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, रिजाइन डाल दोगे। तो इंटरनल पॉलिटिक्स एक अहम, मतलब एक बैड पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। पहला है आपका हरासमेंट, प्रेशर में बहुत बच्चे रिजाइन डालते हैं, मैं इस तरह के बहुत सारे केस देखता हूँ इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो है रिजाइन क्यों सबसे ज़्यादा डरते हैं। बाकी अपनी तरफ से कोई कमेंट आप ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल ज़रूर करिएगा, आप फ्री हैं और बोलने का अधिकार सबको देता है हमारा संविधान। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि रिजाइन कब किस टाइम पे डालना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस बेस्ट माना जाता है एचआर पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले मिनिमम एक्सपीरियंस, मिनिमम की हम बात करेंगे, मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए, बेस्ट माना जाता है। इससे पहले रिजाइन मत दीजिएगा। हाँ 6 मंथ के बाद आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको इतनी तो नॉलेज हो जाएगी इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे इंटरव्यू। बट यहाँ पे 1 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस एक्सपीरियंस को आप एवरेज मानिए। ये एचआर पॉलिसी बोलती है कि एवरेज एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का माना जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं। रिजाइन कब देना चाहिए बता रहा हूँ, 1 साल बाद आप रिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, 1 साल बाद आप रिजाइन दे सकते हैं। अब मिनिमम इतना, मैक्सिमम तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम अब आ रहे हैं नॉर्मल। मिनिमम मतलब नीचे की साइड से। अब एवरेज 1 ईयर का एवरेज माना जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कब माना जाता है और अपर बेस्ट कब माना जाता है, हम इस तरीके से बात करते हैं। हायरार्की हम थोड़ा नीचे की तरफ ले रहे हैं। आप सोचिएगा कि ईपर से हम लो से स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, होप सो आपको ये दिख रहा होगा, हम लो से स्टार्ट कर रहे हैं, हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 ईयर। अब 3 ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको बेस्ट मानते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप 3 साल बिता लेते हैं तो उसको बेस्ट मानते हैं। आप कहीं अपना और रिज्यूमे डालेंगे, तुरंत आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होगा और तुरंत आपका इंटरव्यू होगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, अब सबसे ये तो बेस्ट हो गया। अब एक होता है एक्सीलेंट कब माना जाता है, ये एचआर पॉलिसी बोलती है 5 ईयर। 5 ईयर सेम ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम कंपनी मान लीजिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ये सारी चीजें सेम ही समझ लीजिए, बस रजिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं। पीएल लगाना भूल गया था मैं। 5 ईयर्स का एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट माना जाता है 5 ईयर्स का सेम ऑर्गेनाइजेशन में। देखो 1 साल अगर आप कर लेते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में तब भी आप रिजाइन दे सकते हैं। 3 साल बाद अगर देते हैं तो और बेस्ट माना जाएगा। ये रिज्यूमे में इफेक्ट करती है चीजें। तो रिजाइन देने से पहले आप 1 साल कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे सर मैंने 9 मंथ किया, 10 मंथ, ठीक है, 9 और 10 मंथ को 1 साल में काउंट किया जाता है। ठीक है, और फिर जब आप रिजाइन देते हैं तो आपको उस रिजाइन का गैप की हम बात करेंगे। अभी इस वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम गैप की बात करेंगे, कितना गैप कहाँ होना चाहिए, स्टडी हो गई, इन सारी चीज़ों पर। अभी जो एचआर पॉलिसी बोलती है, कॉर्पोरेट की पॉलिसी कहती है 1 साल बाद आप रिजाइन देते हैं, आपके लिए एवरेज रहने वाला है। बेस्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल, एक्सीलेंट 5 ईयर्स माना जाता है। और इससे ऊपर तो आप अगर जाते हैं, जैसे 10 ईयर हो गया, फिर तो आपको इसमें स्टार मान लीजिए, है ना, एक आपको मिलता है कि 10 ईयर कंप्लीट कर लिया बच्चे ने, स्टार मान लिया जाएगा फिर आपको। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम पे बहुत कम लोग 10 साल तक सफर करते हैं। हाँ अगर गूगल किसी को मिल जाए, किसी को माइक्रोसॉफ्ट मिल जाए, या फिर बिग 4 में कोई चला जाता है ना, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली वगैरह में, तो फिर तो बात, एडोबे वगैरह में जो जाते हैं फिर तो बात ही कुछ और है ना। फिर 10 साल का बच्चा 20 साल भी निकाल ले। इसीलिए हमारे जो IITN होते हैं, IIM से बच्चे पढ़े हुए होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक टिकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई जाती है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज, कि बच्चे इतने टाइम तक आपको रुके रहना है, तब आपका एक्सपीरियंस बेस्ट माना जाएगा। और रिजाइन किस टाइम करना है वो भी बताते हैं। अब देखो एक पार्ट तो ये हो गया, पार्ट 1 रिजाइन देने का कि कितने टाइम बाद देना चाहिए, पार्ट 1। ठीक है, अब इसमें 2 मिनट की और है। ये देखो, ये
1 साल के बाद आप देते हैं, एवरेज माना जाएगा, सिलेक्शन दूसरी जगह तुरंत होगा, 3 साल बाद तो फिर बेस्ट है, 5 साल बाद एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो कब रिजाइन देना चाहिए? 1 साल बाद। या तो फिर आपको सही लग रहा है, आपको लग रहा है टारगेट प्रेशर तो हर जगह है हेमंत, लेकिन यार भाई मतलब बेस्ट ये है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, ये बैंक बेस्ट है, एनी हाउस में मैं अभी टिका रहा हूँ 3 साल, तो और मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तुरंत मेरा वेलकम करेगी, सिलेक्शन जल्दी होंगे, रिज्यूमे सिलेक्ट होगा मेरा। तो इस तरीके से आप समझिए, हायरार्की होती है, इन हायरार्की को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। जो अगर आप जॉब करने आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और हायरार्की हर कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं समझाता है ना। हमारे देश में एजुकेशन का मतलब है नौकरी, गुलामी। कभी एजुकेशन का मतलब कोई ये नहीं कहता कि यार स्टार्ट योर ओन बिजनेस, स्टार्टअप करिए, कोई नहीं बोलता यार, आज तक मेरे से नहीं बोला, मैं आपसे क्या, एमबीए मतलब मैं करा हुआ हूँ 70% से, वो भी है ना एक अच्छी यूनिवर्सिटी से देहरादून की, बट हमेशा से पढ़ाई का मकसद शुरू से हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि नौकरी करिए, अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना। तो नहीं, पढ़ाई का मतलब होता है माइंड को जागृत करना, विकसित करना, है ना, अपनी बुद्धि को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाना। और जिसके पास ज्ञान होता है वो अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकता है भाई, राजनीति अच्छी कर लेगा, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, फुटबॉलर बन सकता है, एथलीट बन सकता है। तो शिक्षा का मतलब होता है दिमाग को विकसित करना, नौकरी और गुलामी नहीं दोस्त। आपको अच्छा जो काम लगता है उसको करिए, समय लगता है, सक्सेस जरूर होंगे। ये मेरी बात आप समझ लीजिए। चलिए, ये पार्ट वन था कि यार रिजाइन के लिए कितना एक्सपीरियंस रहना चाहिए, कहाँ बेस्ट माना जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये हायरार्की होती है। अब पार्ट टू यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज का ही, है ना। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है वीडियो, और इस तरीके की वीडियो में नॉलेज आनी चाहिए यार, है ना। हर कोई तो नहीं बता पाता, और बताते भी हैं तो आप लोग देखना नहीं चाहते। चलो, ये अब पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। इसी में बेस्ट टाइम होता है, अगर आपको 1 साल हो गया है तो आप हमेशा जो रिजाइन देते हैं आफ्टर अप्रैल। अप्रैल, आफ्टर अप्रैल ही क्यों? अब आप बोलेंगे सर आफ्टर अप्रैल क्यों, मुझे आज हरास किया जा रहा है, मैं मेरा जनवरी चल रहा है, अप्रैल क्यों? मई फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ओ मार्च, मार्च 30 फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। और बैंक हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ज्यादातर हम बैंक की बात करते हैं इन वीडियो में, तो बैंक का, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, बैंक का न्यू ईयर कब होता है आपको शायद पता होगा, ठीक है, 1 अप्रैल। कब खत्म होता है न्यू ईयर उनका? 30, ठीक है, 30 मार्च, मार्च में एंड होता है और ये स्टार्ट होता है। अब जब मार्च में एंड होता है तो अप्रैल में क्या बेनिफिट होता है? अप्रैल में आपका सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, आपका प्रमोशन, ये तीनों चीजें अप्रैल में होती है, ठीक है। अब अप्रैल में अगर ये तीनों चीजों में से देखो, आपका प्रमोशन भी होता है, बोनस, इंक्रीमेंट होता है, सैलरी। अब आफ्टर अप्रैल आप रिजाइन देते हो तो 2 बेनिफिट तो रहेंगे, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आप एएम हैं, AM2 है, DM1 बन गए, ठीक है। आया आपका बोनस मिलेगा भैया 60-70 हजार, मान लीजिए 50 हजार मान लो यार, कम नहीं होता। सैलरी इंक्रीमेंट होगा 10 से 15% होगा, कहीं कहीं 20% होता है, कहीं 25% भी होता है, कहीं कहीं 10% होता है, नीचे भी हो सकता है, बट 10 से 15 एक रेशियो रहता है, ठीक है। अब अप्रैल में ये सारे बेनिफिट जब आपको मिल रहे हैं, तो क्यों आप अप्रैल से पहले रिजाइन डालने पर तुले हुए हैं, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, एक कान सुनिए दूसरे कान निकालिए। कोई आपको निकाल नहीं देगा, कोई आपको आपके जबरदस्ती आपसे रिजाइन नहीं डलवा देगा, कोई जल्दी टर्मिनेट नहीं कर देगा, सबकी पॉलिसी होती है टर्मिनेट करने के लिए भी। हाँ, ऐसे टर्मिनेट नहीं बनना, उनपे केस हो सकता है, ठीक है, कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या बोलती हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। तो पार्ट टू में अप्रैल से पहले कभी रिजाइन मत डालना, नेवर, रिजाइन हमेशा अप्रैल के बाद डालो, ठीक है। जब मई स्टार्ट होता है तो मई में आप नई जॉब ढूंढना स्टार्ट करो दोस्त, और मई से फिर आप स्टार्ट करो अपना करियर। तो वहां पे बेनिफिट है कि यहाँ तो इंक्रीमेंट आपका हुआ 10 से 15%, जब दूसरी जगह जाएंगे तो 20% मिलेगा अलग से। ये तो 10-15 हो गया, अलग से 20%। बोनस फिर आपका तो वो तो खैर ज्यादा आएगा ही, और बोनस हर डिपार्टमेंट में तो खैर नहीं आता, अप्रेजल वगैरह बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो
प्राइवेट बैंक में जरूर आता है। AM DM 1 पे यहाँ से निकले, मतलब AM DM 1 पे यहाँ से आप निकला, दूसरी जगह आप जाएंगे, आप बोलेंगे सर तो क्या DM2 हमें मिल सकता है? ऑफकोर्स दूसरे सेक्टर में DM2 मिल सकता है, लेकिन DM1 भी मिलेगा। तो यार DM1 यहाँ पे आपको 30,000 मिल रहे थे, वहां में 20% का अगर हाइक भी मिलता तो हो सकता है 40 से 45,000 मिले, तो बेनिफिट है ना उसी ईयर में। मई में आप जा रहे हैं तो रिजाइन हमेशा मई में डालिए, अप्रैल तक का वेट कीजिए, ठीक है। बट आफ्टर 1 ईयर जो पार्ट 1 है उसको ध्यान में रखिएगा, HR पॉलिसी क्या बोलती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी आज लंबी हुई है, बट ये चीज़ बहुत जानना जरूरी था, और ये एक तरीके से लेक्चर ही हो गया, रिजाइन पे, रिजग्नेशन पे एक तरीके से लेक्चर हो गया। बट आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी थी, बताना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत से लोग जल्दबाजी में रिजाइन डाल के मुझे मैसेज करते हैं, सर वो ऐसे ऐसे था, हमने रिजाइन डाल दिया, अब क्या करें सर, कहाँ से जॉब लें। तो उनके साथ फिर स्कैम होने लगते हैं, क्योंकि भाई अब एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया, तो दिल्ली में मेरा रेंट भी तो जा रहा है, खाने का जा रहा है, और भी अदर मेरे खर्चे हैं। अब मैंने नौकरी छोड़ दी, मतलब जॉब से रिजाइन दे दिया गुस्से में, बाद में पछतावा होता है कि सर रिवॉक कैसे करें, ठीक है, चलो रिजाइन दे दिया, अब मैं रेंट कहाँ से दूंगा, अब मैं खाना खर्चा कैसे निकालूंगा। तो बच्चा जल्दबाजी में जॉब ढूंढता है, जब नहीं मिलती है, रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता, तो वो लिंक्डइन से अप्लाई करते हैं, लिंक, और फिर बहुत सारे जॉब दिलाने वाले पोर्टल हैं, वो बोलते हैं हाँ सर 2,000 रुपये का फॉर्म है, हाँ भर दीजिए, उसके बाद पता चली कि वो बंदा ही गायब हो गया, है ना। या फिर कोई और आपको वेबसाइट किसी ने कॉल किया, सर वो ऐसे ऐसे हायरिंग हो रहा है, वो 20,000 रुपये हो जाएंगे आपका, मैं रेफरेंस से करवा दूंगा। अब बच्चा यार बोलता है यार बाहर रह रहा हूँ, चलो हो जाएगा, ठीक है, 20,000 रुपये बेचारे ने इंतजाम किया, बाद में पता चला स्कैम हो गया। और ऐसे बहुत सारे केस में देखता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से मैसेज में बोलते हैं सर ऐसे ऐसे। तो अगर आपको रिज़ाइन देने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, कब देना चाहिए, कहाँ हमारा बेनिफिट है, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। तो आई होप सो कि यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस वीडियो में जो आपको समझनी चाहिए कि HR पॉलिसीज़ क्या बोलती हैं, और ये MBA की पढ़ाई समझ लीजिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एक तरीके से बैठे बैठे MBA की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि रिजग्नेशन पॉलिसी क्या होती हैं, और कितना बेस्ट माना जाता है एक्सपीरियंस एक सेक्टर में, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिए, वीडियोज़ में आती रहेंगी बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए। धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, एटलीस्ट उनको बताइए कि डिज़ाइन देने से पहले किन पॉलिसी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दूसरे सेक्टर में जब आप मूव करने की सोचते हैं तो आपकी एक गलती दूसरे सेक्टर में भी आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं मेरा। थैंक यू यार। और तीसरा एक चीज़ और है, मैं ऐड कर देता हूँ, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी पहले से है, और फिर चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हुआ हो, 3 महीने हुआ हो, 4 महीने, बट आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी है, ऑफर लेटर आ चुका है, फिर आप रिजाइन दे सकते हैं, ये चीज़ में कोई शक नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अदर जॉब नहीं है हाथ में, फिर रिजाइन मत जल्दी मत दीजिएगा, उससे पहले सोच लीजिए, पॉलिसी वगैरह समझ लीजिए, तब रिजाइन दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।